आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई बात ऐसी रखी है जो मुमकिन है, जो तारीख की गवाह देती है कि ये मुमकिन है और ये हुआ है, तो दूसरों तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया पे डालिए। बीजेपी और मोदी अपनी सारी वो हरकतें करेंगे इस इलेक्शन को जीतने के लिए। राम को बदनाम करते फिर रहे पूरे दुनिया में। राम जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता था, वो बंगाल और आसाम को भी वैसे ही हिंदू मुसलमान पर नफरत पे बांट के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उम्मीद ये थी कि आसाम तो हम जीत ही रहे हैं, बंगाल अगर जीतेंगे नहीं तो कम से कम नफरतों का एक दायरा खड़ा कर देंगे, हिंदू मुसलमान ऐसे ही कर देंगे जैसे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में किया। इनका एमएलए ईवीएम मशीन लेके भाग गया और कहां कहां भागा होगा ये तो पता नहीं, एक जगह पकड़ा गया। मीडिया जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, वो सिर्फ फकत दरबारी भांडों की तरह वो करता है जो उसको हुक्म दिया जाता है। कल बंगाल और आसाम के दूसरे फेज की पोलिंग हो गई। हम सबको मालूम था कि बीजेपी और मोदी अपनी सारी वो हरकतें करेंगे इस इलेक्शन को जीतने के लिए। आपने देखा उनका स्टाइल ऑफ क्या है शुरू से ही। वो बंगाल और आसाम को भी वैसे ही हिंदू मुसलमान पर नफरत पे बांट के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक फेस है और उस फेस में वो जो फेस उनका 2014 में तैयार हुआ था, उसके पीछे 2002 की वो पूरी रंजिश और वो पूरा फसाद के वो सरगना थे और उसका फेस पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया गया था। अब बंगाल और में खास तौर से एक भाईचारे का एक बहुत बड़ी तहजीब है उनका एक कल्चर है, मुहज्जब लोग हैं। वहां पर ये तूफान अपना लेके चले गए नफरतों का, लेकिन वहां इतनी कामयाबी इनको दिखाई नहीं पड़ी, ऐसा लगता है। हालांकि उन्होंने हर वो हरकत की जो इससे पहले सारे इलेक्शनों में करते हैं। आपको याद होगा कि जब गुजरात का असेंबली इलेक्शन हो रहा था, 2 फेजेस में बीजेपी बहुत पीछे थी। आखिरी फेज में नरेंद्र मोदी की एक तकरीर हुई कि अहमद पटेल मियां चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसकी साजिश पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर और हिंदुस्तान के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट और हिंदुस्तान के आर्मी के चीफ ने मिलकर ये साजिश की। नतीजा हुआ कि तीसरे फेज में इलेक्शन पलट गया, बीजेपी की सरकार बन गई। जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर भी यही हुआ, इनको बहुत सख्त मुकाबला करना पड़ रहा था। आखिरी 2 राउंड से पहले उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात उठाई, इलेक्शन कम्युनलाइज किया, जीत गए। और फिर इसके बाद जब पिछला इलेक्शन हुआ 2019 में लोकसभा का, तो इन्होंने ये हरकत की कि आखिरी दिन अमरनाथ की गुफा में जाके बैठ गए और ये टेलीविजन जो आज दरबारी भांडों की तरह काम करता है, वो पूरे दिन वही दिखाता रहा। इलेक्शन पलट गया। पहले फेज में मोदी ने यही किया कि बंगाल का जब पहले फेज का इलेक्शन हो रहा था तो वो बांग्लादेश चले गए और विष्णुनाइट मंदिर में जाके पूजा की, जबकि खुद अपने को एम्बेसडर कहते हैं शिवाइट राम के नाम से। राम को बदनाम करते फिर रहे पूरे दुनिया में। राम जो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता था, उसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश करते हैं, लेकिन शिवाइट के वोट लेने थे और शिवाइट वहां पर काफी बड़ी तादाद में है, इसलिए शिवाइट के मंदिर भी चले गए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरा फेज आया तो इन्होंने और इंतहा कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया अपनी एक तकरीर में दूसरे फेज के वक्त कि ममता बनर्जी को श्री राम से नफरत है, उनको श्री राम पसंद नहीं है। यह कह दिया कि उनको हिंदू जो चोटी रखते हैं
उनसे नफरत है, और बगैर नाम लिए ये कह दिया कि वो सिर्फ एक तबके को और एक मजहब के लोगों को पसंद करती है। उसका भी आपने अंजाम देखा कि बहुत खातिर खा इंतजाम नहीं हुआ, क्योंकि वजह क्या थी? ममता बनर्जी जमीन की लीडर है, वो शेरनी है। वो जख्मी होने के बाद भी उसने एक एक जगह पे जाके, इन्होंने पूल पे पोलिंग बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस लगा के दफा 144 लगाकर बहुत कोशिश करी, लेकिन वहां वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जहां इनको उम्मीद थी, और वो उम्मीद ये थी कि आसाम तो हम जीत ही रहे हैं, बंगाल अगर जीतेंगे नहीं तो कम से कम नफरतों का एक दायरा खड़ा कर देंगे, हिंदू मुसलमान ऐसे ही कर देंगे जैसे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में किया है। लेकिन वहां उसकी कामयाबी उनको दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसा लगता है। आसाम में जब उनको ये लगा कि आसाम में भी हमारे हाथ से जमीन निकल रही है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और बोडो आइलैंड के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने जब मुत्तहदा मुहाज, जब बोडो की पार्टी, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस एक हो गई, तो इनको अपनी जमीन निकलती हुई दिखाई पड़ी। नतीजे के तौर पर क्या किया इन्होंने? इनका एमएलए ईवीएम मशीन लेके भाग गया, और कहां कहां भागा होगा ये तो पता नहीं, एक जगह पकड़ा गया। ये सब किसी महजब या डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या ये मुमकिन है कि ऐसी ऐसी तकरीरें की जाए नफरतों की? और ऐसा मुमकिन है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहां की इलेक्शन कमीशन उसको लकवा मार गया। यहां की जुडिशरी ना उसको कुछ दिखाई पड़ता है, ना कुछ सुनाई पड़ता है। उसको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऑर्डर का इंतजार रहता है। रहा मीडिया, जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, वो सिर्फ फकत दरबारी भांडों की तरह वो करता है जो उसको हुक्म दिया जाता है और अपनी जेबों को भरता है। इसीलिए ये यहां मुमकिन है। लेकिन मैं सलाम करता हूं ममता बनर्जी को, बंगाली भाइयों को और आसाम के उन लोगों को जिन्होंने इनको किसी कीमत पर भी कामयाब न होने का अज़्म और इरादा कर लिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो नफरत की आंधियां चल रही हैं, इसको रोका कैसे जाएगा? ममता बनर्जी ने एक बहुत अच्छा काम यह किया कि उन्होंने सारे अपोजिशंस के लीडर्स को और चीफ मिनिस्टर्स को खत लिखा कि मुल्क खतरे में है, इस मुल्क को नफरत के सौदागरों से और नफरत के तिजारत ताजिरों से बचा लीजिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये मुमकिन है। लेकिन हिंदुस्तान में तारीख ऐसी है कि यहां अब पर्सनालिटी पे इलेक्शन होता है, और हर पार्टी का एक लीडर होता है जिसके इर्द गिर्द वो जमात बनती है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी, ये तीन पार्टियां ऐसी थी जो अपनी आइडियोलॉजी पे चलती थी। लेकिन मोदी साहब का जो ब्रांड आया, उसने सबसे पहले अपनी बीजेपी पार्टी खत्म कर दी। अब बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ती है, मोदी का फेस लड़ता है और मोदी को आगे किया जाता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया कि वो एक फेस बने। लेकिन आरएसएस और उसके मीडिया ने इस तरीके से काम किया कि राहुल गांधी को एक बिल्कुल नॉन सीरियस लीडर साबित किया, और इसी वजह से वो पिछला इलेक्शन जीते। जबकि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की और मुद्दे पे बातें करी, लेकिन आवाम यहाँ की अब पर्सनालिटी को या चेहरे को देखती है। और आज 2019 के इलेक्शन के बाद राहुल गांधी की इतनी मेहनत के बाद जब शिकस्त हो गई, वो इतना शेकी आदमी बन गया कि उसने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप लेने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि मोदी से लड़ने के लिए आपको एक फेस की जरूरत है, और वो फेस कोई आपको तय करना पड़ेगा। और वो फेस हमारी समझ से हम समझते हैं कि सिर्फ दो चेहरे ऐसे हैं जिनको मोदी के सामने लाया जा सकता है। एक शरद पवार जी हैं, जो आज सबसे सीनियर लीडर हैं और जो वो सारी ट्रिक्स जानते हैं सियासत की
जो बीजेपी कर रही है, उनको एडवांटेज ये है कि उनके साथ ममता बनर्जी भी काम कर चुकी हैं एज ए जूनियर कांग्रेसमैन। उनके साथ राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वो भी काम कर चुके हैं। जगन रेड्डी के बाप भी उनके जूनियर के हैसियत से उनके साथ काम कर चुके हैं। उनके ताल्लुकात मुलायम, लालू, इन सब से जाती बहुत एहतराम के साथ उनके ताल्लुकात, बहुत जाती ताल्लुकात है। कम्युनिस्ट भी उनकी इज्जत करते हैं। सारी पार्टियों को ये चाहिए कि वो एक फेस पहले खड़ा करें, वो शरद पवार का फेस हो और मोदी का फेस हो, और नहीं तो ये बंगाल की जो झांसी की रानी है ममता बनर्जी, इसका फेस लाएं। और फिर सारी पार्टियां ये सोच के कि हमें इस शख्स को जिसने इस मुल्क की पटाखे उड़ा दिए हैं, यहाँ की वैल्यूज को खत्म कर दिया है, यहाँ की इकोनॉमी को खत्म कर दिया है, यहाँ के भाईचारे को कत्ल कर दिया है, उसको हटाने के लिए एक फेस पहले क्रिएट करें। यह मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने कांग्रेस को हराने के लिए जब आपने वीपी सिंह को चुना था, एक फेस दिया था, तो आपको मालूम है बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को उतारने के लिए एक फेस खड़ा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का एक फेस था, उस फेस पे 23 पार्टियां जुटी थी कांग्रेस को हराने के लिए। तो क्या अब इस मुल्क को बचाने के लिए आप एक फेस क्रिएट नहीं कर सकते? ये मुल्क बच जाएगा अगर आपने एक अपना लीडर प्रोजेक्ट कर दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा, सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, जिसकी जितने हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। और कम से कम ऐसा नहीं है कि नहीं भी चल सकती। वाजपेयी ने करके दिखा दिया, पूरे 5 साल अपनी हुकूमत चलाई, क्योंकि एक उनका टारगेट था कि स्टेट अपने काम करें और मैं सेंटर का काम करूं। यही फार्मूला ये मुमकिन है। इसमें सबसे अहम रोल सोनिया गांधी जी अदा कर सकती हैं, क्योंकि इसलिए सोनिया गांधी अदा कर सकती हैं कि 2004 में वाजपेयी ऐसी मजबूत हुकूमत को उन्होंने उतार दिया था, उन्होंने सबसे जाके मालवाद की थी, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप सजा के दी गई थी, लेकिन मुल्क के खातिर उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना था। अगर सोनिया गांधी से यह बात की जाए, मुझे यकीन है वो मुल्क के खातिर एक और सेक्रीफाइस दे देंगी। सोनिया गांधी फैसला करें, एक प्रोजेक्ट करें, एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का फेस, और उसके बाद फिर इनसे 2-2 हाथ लड़े। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मुल्क बचने वाला नहीं है। अगर आपकी मेरी ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आप इसको मुख्तलिफ जराए से भेजिए। मीडिया नहीं दिखाएगा, वो नहीं बताएगा ये ऐसा भी होना चाहिए, वो सैकड़ों इल्जाम भी लगाएगा, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए बाल ठाकरे की पार्टी, उदय ठाकरे भी उसको सपोर्ट करेंगे और अकाली भी उनको सपोर्ट करेंगे। एक फेस तो होना चाहिए, और वो फेस हमारे पास है शक्ल में शरद पवार जी के, या अगर सब मुत्तफिक हों तो ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी को अभी शायद वो अपना बंगाल नहीं छोड़ेंगी, इसलिए कि बंगाल में जो ये नफरत की तूफान वहां पहुंचाया गया है, वो बहादुर औरत पहले उस तूफान को साफ करेगी, बंगाल को अपने उस पे कायम रखेगी जिसकी उसकी तारीख है। मैं समझता हूं आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को, अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई बात ऐसी रखी है जो मुमकिन है, जो तारीख की गवाह देती है कि ये मुमकिन है और ये हुआ है, तो दूसरों तक पहुंचाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, और ये कहिए कि इस 5 तारीख को यकीनी तौर पर इन 5 स्टेट पे इनकी चालबाजी, इनकी फरेब नहीं चलने वाली है। क्योंकि हालत इस पार्टी की यह है कि आसाम में सीए और एनआरसी लागू होगा, बंगाल में नहीं होगा। अब आसाम में भी 2 ग्रुप हैं, एक सीए की हिमायत में है और एक मुखालिफ है। जहां हिमायत में है वहां नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे रंगरूट लोग हैं ये,
ऐसे जालिम लोग हैं, इनके पास दौलत के अंबार लग गए हैं, तो उससे ये फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूं ये सोचने और समझने की जरूरत है हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।